Assalamu alaikum everyone. This is Seher Hamad, Director Officers Academy. I hope you're all doing great. And हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुनीब अहमद, जिन्होंने CSS 2020 में क्वालिफाई किया. He's got 30th position. And अभी हम मुनीब से इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं अबाउट CSS प्रिपरेशन और उनकी किधर वो एलोकेट हुए हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं. वेलकम मुनीब, हाउ आर यू? थैंक यू मैम. मैम आई एम गुड. आई एम क्वाइट फीलिंग वेरी गुड. आप सुनाइए, आप कैसी हैं? ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच मुनीब. सो मुनीब, बताइए आप अपनी पोजीशन के बारे में हमारे सुनने वालों को, और आप कौन सा डिपार्टमेंट में एलोकेट हुए उसके बारे में बताइए सबसे पहले. मैम मेरी 30th पोजीशन है और मैं पुलिस सर्विस PSP में एलोकेट हुआ हूँ, जो कि मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी. और बट नाउ आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट, और आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी गुड फॉर मी एज वेल. वंडरफुल. सो मुनीब, कैसा फील कर रहे हो और फैमिली कैसा फील कर रही है आपकी? मैम फैमिली काफ़ी खुश हैं, बस वालदा के अलावा, क्योंकि वो पुलिस को लेके थोड़ा सा बस हैं कि जैसे एक परसेप्शन बना हुआ है, और आई होप कि मैं वो परसेप्शन बेहतर करने में कुछ ना कुछ रोल प्ले करूंगा. मैं इसलिए इसको एज अ चैलेंज लेके आगे मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. वंडरफुल, दैट्स अ वंडरफुल थिंग मुनीब. सो मुनीब, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैम मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है UAT लाहौर से. उसके बाद मेरा MS है, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्यास इस्लामाबाद से. और उसके बाद मैं जॉब करता रहा हूँ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, और अल्टीमेटली मैंने वहाँ से क्विट कर दिया था. तो मुनीब, CSS का ख्याल कैसे आया? मैम इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर्स में जब सीनियर्स थे वहाँ उनके साथ इंटरेक्शन होता था, तो एक ही चीज़ हम सुनते आ रहे थे कि इफ़ यू वांट टू सर्व योर कंट्री, अगर आप अपने पर्सनल ग्रूमिंग चाहते हैं, एक्सेल करना चाहते हैं, और अगर आप इम्पैक्टफुल बनना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, यू नीड टू गो टूवर्ड्स सिविल सर्विस. तो मेरा भी यही अल्टीमेटली एम बना आफ्टर मल्टीपल इंटरेक्शंस विद सीनियर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिविल सर्विसेज. तो फिर मैंने सीरियसली सोचा कि मुझे अपना कैरियर स्विच करना चाहिए, और मैंने फिर अल्टीमेटली वही किया. चलें, वंडरफुल. तो ये बताइए मुनीब के आपका ऑफिसर्स एकेडमी में जो आपने हमारे साथ जो टाइम गुजारा, आपने यहाँ पर आपको क्या सीखने का मौका मिला, और ऑफिसर्स एकेडमी ने किधर पार्ट प्ले किया आपकी CSS प्रिपरेशन में? मैम ऑफिसर्स अकेडमी को मैंने नवंबर 2017 में ज्वाइन किया था. मेरी MS ख़त्म होने के बाद ऑलमोस्ट 1.5 मंथ इतनी ब्रेक थी जॉब स्टार्ट होने में. तो क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट था, तो मैंने ऑफिसर्स अकेडमी को ज्वाइन किया, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था इसके बारे में. और मेरा इंटरेक्शन बड़ा ज़बरदस्त रहा. आपसे मैंने प्रेसी में इंटरेक्शन 4-5 हुए. उसमें आपने कोर आइडियाज़ प्रेसी के डिस्कस कर दिए. फिर आपने ये कि न्यूज़पेपर को आपने कैसे लेके चलना है. और मैं समझता हूँ कि उस एक जो 3 या 4 इंटरेक्शन थे ये 2-3 हफ्तों में, उन्होंने काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया कि मैं न्यूज़पेपर को साथ लेके चलने की ऐसी आदत बनी कि अभी भी आफ्टर 3 इयर्स मैं सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, और उसने काफ़ी मुझे हेल्प आउट किया. आप देखते हैं कि पिछले 2 साल में CSS की टोटली डायनामिक्स चेंज हो चुकी हैं. आपके ऑप्शनल्स में भी वो आपसे डिमांड कर रहा होता है कि आप करंट एरा से, कंटेम्प्रेरी एरा से कुछ ना कुछ ऐड करें. तो वो न्यूज़पेपर के अलावा कोई चीज़ आपसे ऐड नहीं करवा सकती. और अगर मेरी यहाँ पर एलोकेशन है पुलिस में हुई है 30 पोजीशन पे, तो मैं समझता हूँ कि न्यूज़पेपर ने काफ़ी रोल प्ले किया. और न्यूज़पेपर को पढ़ने का जो स्टाइल था, या जो आदत आपके साथ इंटरेक्शन के बाद 2-3-4 दफ़ा जो इंटरेक्शन हुआ उसके बाद बनी, उसने काफ़ी रोल प्ले किया. और उसके साथ-साथ क्योंकि मैं अगेन वही बात करना चाहूँगा कि टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट था मेरे पास, 1 माह था. उसके दौरान मेरे 2-3 सब्जेक्ट्स पे ही यूजुअली इंटरेक्शंस हुए. इस्लामियात पे, इस्लामिक स्टडीज़ पे प्रोफेसर जो ज़का साहब हैं, उनके साथ इंटरेक्शन रहा, वो काफ़ी यूज़फुल रहा. फिर इंग्लिश का अगेन एस्से के लिए भी सर ताहिर इशफाक, उनके साथ भी इंटरेक्शन वो भी काफ़ी यूज़फुल रहा. तो मैं समझता हूँ कि ऑफिसर्स अकेडमी ने 1 मंथ के काफ़ी शॉर्ट स्पैन में मुझे इतना कुछ दे दिया कि मैं उसके ऊपर अगले 1-1.5 साल प्ले कर सकता था. अगले 1.5 साल मैंने उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जॉब पे तैयारी करने की कोशिश की, तो मैं इसको कंटिन्यू करता रहा हूँ. अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए.
मैम ऑप्शनल्स मेरे पॉलिटिकल साइंस था, इन्वायरमेंटल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, यूएस हिस्ट्री और पंजाबी, ये मेरा कॉम्बिनेशन था। और हैविंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो मुझे लगा कि यही वो चीज़ें हैं जिनको मैं लेकर चल सकता हूँ, और मैं इनके साथ ही गया था। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपने खुद चूज किए या फिर आपको सजेस्ट किया किसी ने कि यही ऑप्शनल्स रखिए? मैम ऑप्शनल को चूज करने का मतलब मैं समझता हूँ कि जब आप सीएसएस के एग्जाम में इस फील्ड में आते हैं, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसने ये इसी ने एंड तक चलना होता है आपके साथ। तो उसमें 3-4 पॉइंट्स थे जिन पर फोकस करते हुए मैंने अल्टीमेटली ये खुद चूज किए, क्योंकि मुझे लगा कि ये वो एरियाज हैं या ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर मेरी ग्रिप बन सकती है, जिनका एप्टीट्यूड मेरे साथ मैच कर रहा है, और इनका स्कोरिंग ट्रेंड भी समहाउ बेहतर था बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मैंने ओपिनियंस मैंने मल्टीपल लोगों से ली। मुझे जितने भी इवन ऑफिसर्स अकेडमी में लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे, और मल्टीपल जो और जगह थी वहाँ से भी मैंने ओपिनियंस ली, और अल्टीमेटली डिसाइड मैंने खुद किया कि मैंने किन ऑप्शनल के साथ जाना है। तो आपको यूएस हिस्ट्री में हमाद साहब ने कैसे हेल्प आउट किया, उसके बारे में बताइए। हमाद साहब के साथ यूएस हिस्ट्री के आई बिलीव कि 4 या 5 सेशंस मेरे रहे थे, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। उनका जो पढ़ाने का तरीका है कि वो एक स्टोरी की तरह और एक इंटरेस्ट डिवेल्प करते हुए बच्चों का उनको साथ लेकर चलते हैं। तो यूएस हिस्ट्री मेरे लिए एक बिल्कुल नया ऑप्शनल था। तो अगर मैं शायद किसी और टीचर से पढ़ा होता तो मैं शायद इसको स्किप कर देता। हमाद साहब से मैंने 4 या 5 सेशंस मेरे इनके साथ हुए, तो तब मुझे लगा कि यार यस, ये मैं इसको लेकर चल सकता हूँ अगर ये ऐसे कहानी की तरह है, क्योंकि हिस्ट्री यूजुअली कहानी ही होती है। तो ये अगर बिल्कुल। कहानी की तरह ही है तो एक अगर इसको मैंने इसी तरह पढ़ना है तो दैट इज क्वाइट वंडरफुल, और मैंने उसको एज ऑप्शनल चूज किया हमारे साथ के साथ इंटरेक्शन होने के बाद। तो वो काफी यूजफुल सेशन रहे इनके साथ। वंडरफुल। अच्छा मुनीब, ये बताइए कि वोकैबुलरी के लिए आपने किस तरह तैयारी की? क्या आपने वोकैबुलरी के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड लिस्ट से तैयारी की या सेंटेंसेस बनाकर, वो बताइए। व्हाट वाज दैट प्रोसीजर फॉर यू? मैम अगेन वोकैब के लिए मैं उसी बात पे वापस चाहूंगा, जब मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, आपसे मैंने कंपोजिशन प्रेसी का सेशन लिया, तो तब आपने यही कहा था कि न्यूज़पेपर से आपने 4 मेजर चीजें निकाल ली हैं, उसमें से एक वोकैब था। तो वोकैब सिर्फ मैंने न्यूज़पेपर से निकाला था, न्यूज़पेपर वाला ही मैं लेकर चलता रहा हूँ, क्योंकि एफपीएससी का ये है कि अगर एक साल किसी एक वर्ड लिस्ट से दे रहा है तो अगले साल वहां से नहीं देगा। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो कि आप कौन सी वर्ड लिस्ट को करें, क्योंकि वोकैब का जो डोमेन है वो नैरो तो है नहीं, वो तो बहुत ज्यादा वाइड है, आप उसको कभी भी कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। न्यूज़पेपर की वो कैब मैंने तैयार की थी, उसी को मैं लेकर चला हूँ, और काफी हद तक वो हिट भी हुई, और काफी हद तक वो जो है वो एमसीक्यूज मेरे बिल्कुल सही टारगेट पे हिट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर की वो कैब को प्रिपेयर किया था, मैंने किसी लिस्ट को तैयार नहीं किया था, मैंने किसी जो है वो एक ट्रेयर को तैयार नहीं किया था वो कैब के लिए। बिल्कुल ठीक है। सो न्यूज़पेपर में अगेन, जैसे अभी आजकल इंटरव्यूज हो रहे हैं हमारे बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, जो कि अब सिविल सर्विसेज का पार्ट है, तो मुझे सभी ने बताया कि वो डॉन न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ डॉन पढ़ते रहे हो या आपने किसी और न्यूज़पेपर को भी पढ़ा? मैम एक जो फ्रेश एस्पायरेंट है जिसका अभी कोई स्टडी नहीं है, इतना नॉलेज बेस वाइड नहीं है, वो अगर डॉन को पढ़ता है तो आई थिंक उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डॉन पे ज्यादातर एनालिसिस होता है, डॉन पे ज्यादातर वोकैब काफी टफ होती है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था पढ़ना, मैंने डेली टाइम से स्टार्ट किया था, क्योंकि वो रिलेटिवली काफी लैंग्वेज इजी यूज करते हैं, और वहां पर एनालिसिस की बजाय इंफॉर्मेशन का बल्क होता है। तो हम्म 1-1.5 माह मैंने उसको पढ़ा, इन्फॉर्मेशन की बेस पे एक बेसिक स्ट्रक्चर जब डेवलप हो गया, फिर मैं डॉन पे आया, क्योंकि पहले मैंने डॉन पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन वो काफी मुश्किल लगा मुझे। मेरे 3 से 4 घंटे लग जाते थे डॉन को पूरे का पूरे की स्किमिंग करते हुए। तो हम्म एक दफा मैं डेली टाइम्स पे आया, उसको मैं पढ़ता रहा 1.5-2 माह, उसके बाद मैं फिर डॉन पे आया। फिर मुझे लगा कि हाँ, बेसिक मुझे चीजें आती हैं। अब ये जो एनालिसिस है या जो इनका ओपिनियन है, वो तब मैं उसको उसको अंडरस्टैंड करने की कंडीशन में बेहतर तरीके से मैं आ गया। तो मुनीब, आप ये कह रहे हो कि जिन लोगों को बिल्कुल फाउंडेशन नहीं है लैंग्वेज का भी, प्रोफिशिएंसी नहीं है लैंग्वेज में, और करंट अफेयर्स का भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनके लिए कन्वीनियंट होगा कि वो डॉन से पहले एक और दूसरा न्यूज़पेपर पढ़े एंड देन स्टेप फॉरवर्ड टू द एनालिसिस दैट इज गिवन इन डॉन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली मैम, अगर आपकी वही बात है, फाउंडेशन इंग्लिश की, आपने एकेडमिक इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई, आपने वोकैब आपकी दैट मच स्ट्रांग नहीं है,
आपकी करंट अफेयर्स पे ज़्यादा आप इन टच नहीं है, तो अगर आप डॉन पे स्विच करेंगे, वहाँ पर जो राइटर्स हैं वो काफ़ी कम्प्लेक्स लैंग्वेज, काफ़ी कम्प्लेक्स आइडियाज़, चीज़ों को वो लिंक करते हैं, तो वो एक फ्रेश जो एस्पायरेंट है उसके लिए उनको ग्रैस्प करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि रिलेटिवली पहले आप किसी ईज़ी न्यूज़पेपर से स्टार्ट करें, उस पे अपनी फाउंडेशन डेवलप करें और फिर आप स्विच करें डॉन पे, वो ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो मुनीब, आपने इंटरनेशनल मैगजीन्स में से कौन से मैगजीन्स को पढ़ा? मैम मैंने फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करने की कोशिश की थी। उसको मैं पूरे को तो नहीं कर पाता था क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा बल्क होता है, आपने अपने ऑप्शनल्स करने होते हैं, आपने अपना बाकी सब्जेक्ट्स 1200 नंबर के जो हैं वो उनको कंप्लीट करना होता है। तो फॉरेन पॉलिसी को जो उनके रेलेवेंट पोर्शन होते थे या किसी एक टॉपिक से रिलेटेड कोई एक अच्छा आर्टिकल आ गया, मैं उसको फॉलो करता था। लेकिन कंप्लीटली मैंने उसको फॉलो नहीं किया और वो आई बिलीव के करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है अगर आप उसको करने की कोशिश करें तो। अच्छा मुनीब, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सीएसएस करने के बाद यूट्यूब चैनल्स पर, डिफरेंट चैनल्स पर ये बताते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर बुक्स पढ़ी। तो आपने क्या कोई पर्टिकुलर बुक्स पढ़ी या आपने रेलेवेंट टॉपिक को ही रिसर्च किया? मैम मैंने पर्टिकुलर बुक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ी क्योंकि बुक्स में यूजुअली ये होता है कि एक टॉपिक के ऊपर पूरी बुक होती है। हमें ये देखना है कि हमें सिर्फ 20 नंबर के लिए एक सवाल अटेम्प्ट करना है, उसके लिए हमें पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। आपके पास एग्ज़ामिनेशन सेंटर में 35 मिनट हैं, 35 से 36 मिनट हैं, उसमें आपने वो पूरी बुक को तो आप वहाँ पर उतार नहीं सकते। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि मैं टॉपिक को हिट करता था, टॉपिक को सामने रखा, उसको सामने रखते हुए उस पे रेलेवेंट आर्टिकल्स पढ़े। अगर वो उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन किसी बुक में है तो स्पेसिफिकली सिर्फ वो पढ़ ली। पूरी बुक्स को मैंने नहीं पढ़ा था और मुझे लगता है कि अ, आप उनको हर टॉपिक से रिलेटेड या हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 2-3 बुक्स आप मुश्किल हो जाता है एक एस्पिरेंट के लिए उनको पढ़ना। अगर पढ़ भी ले तो उनको प्रिसाइज़ करके कहीं न कहीं पे यूज़ करना दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क आई बिलीव। अच्छा मुनीब, ये बताओ कि जब सीएसएस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस वक़्त जो आपका लेवल ऑफ नॉलेज था और अब जो लेवल ऑफ नॉलेज है, ऑब्वियसली उसमें एक ह्यूज डिफरेंस है। तो आपको क्या फ़ील होता है कि सीएसएस प्रिपरेशन एज़ अ पर्सन आपको कितना ग्रूम करता है और आप में कितना कॉन्फिडेंस दे देता है कि आप किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, आपका ओपिनियन डेवलप होता है। तो हाउ डज़ इट हेल्प अ पर्सन? मैम मैं समझता हूँ कि सीएसएस की जो प्रिपरेशन है इटसेल्फ ये एक ट्रेनिंग है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक ऐसा इंडिविजुअल अगर उसका एलोकेशन नहीं होती, रिटन पास नहीं होता, उसकी पर्सनैलिटी में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि उसका हर मसले के बारे में व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब, व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, एक अपना ओपिनियन होता है। तो वो जो बाकी हमारी अवाम है या जो बाकी इवन के ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के उनसे जो है वो ऑड वन आउट बिल्कुल वैसे ही कि आपकी ओपिनियन चीज़ों के बारे में रियलिस्टिक और उसके साथ-साथ एनालिटिकल बेसिस पे काफ़ी डिफरेंट होती है। और आप जहाँ पर मर्ज़ी जाएँ, बेशक आप किसी दूसरी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएँ, किसी टेक्निकल जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएँ, सीएसएस की जो प्रिपरेशन है इटसेल्फ ही आपको इस तरह से ग्रूम कर देती है कि आप मल्टीपल एवेन्यूज में, मल्टीपल डायरेक्शंस में, मल्टीपल डायमेंशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ चलती है। बिल्कुल मुनीब, I second what you've said because knowledge is power and it gives you डेफिनिटली मैम। confidence और हमेशा लाइफ में हेल्प करेगा। ये बताइए कि आप कितना कॉन्फिडेंट थे एग्जाम देते वक्त कि आप पास कर जाओगे? मैम क्योंकि ये एलिमिनेशन का एग्जाम है, आपको नहीं पता होता कि कहाँ पर आपका कोई लूप होल रह गया और आप वहीं से टारगेट होके हिट होके आप आउट हो इस कहानी से। लेकिन एग्जाम्स के बाद मैं इतना श्योर था कि मेरे एंड पे जो चीज़ें थी या मेरी जितनी कैपेसिटी थी, वो मैंने पूरी इनपुट दी है। मेरे जो पेपर्स हैं वो इससे बेहतर इन ऑप्शनल के साथ नहीं हो सकते थे। और अगर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एग्जामिनेशन की या एग्जामिनर्स की, वो मैंने पूरी की हैं। तो अगर मिसहैप नहीं होता, कोई मिसकैलकुलेशन नहीं होती, तो आई वाज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आई विल गो थ्रू इट। लेकिन अगेन बल्क होता है, मिसकैलकुलेशन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आप यू नेवर नो कि कब आप हिट हो जाएँ, आपका कोई एक ऑप्शनल हिट हो जाए, किसी कंपल्सरी में ऐसे इतनी बड़ी डोमेन है जो हर साल हिट हो जाती है, तो आप श्योर कभी भी नहीं होते हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंट होते हो कि यार हाँ, आई एम जो मेरे एंड पे था वो मैंने पूरा किया और सेम वाज़ द केस विद मी।
कि मुझे लगता था कि यार इससे बेहतर मैं नहीं परफॉर्म कर सकता। तो मुनीब, आपका स्टडी प्लान क्या था? मतलब जब एग्जाम बिल्कुल करीब था तो आपका क्या रूटीन होता था? मैम एग्जाम से ऑलमोस्ट 1 माह पहले मेरा यही था कि मैंने अपने ऑप्शनल्स को और कंपल्सरीज को, खासतौर पे जो ऐसे है उसकी राइटिंग डेली बेसिस पे करनी है। ऑलमोस्ट 1 घंटा या 2 घंटे उसको देने हैं। फिर उसके साथ मैं ऑप्शनल्स की कोशिश करता था। पहले 2 दिन में एक ऑप्शनल को रिवाइज किया, फिर उसके बाद 1 दिन में एक ऑप्शनल को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। और फेब के स्टार्ट पे जब एग्जामिनेशन में 14-15 दिन रह गए, तब ये था कि 1 दिन में 2-2 ऑप्शनल्स रिवाइज करने हैं। और उसके साथ जो एसे है और पैसिव वाला है पोर्शन, उसको डेली बेसिस पे लेकर चलना है। तो ये मेरी बिल्कुल एंड पे आके ये रूटीन थी कि एग्जामिनेशन में जो रिक्वायरमेंट है कि 1 दिन में 2 ऑप्शनल्स, आप उन्हीं 2 ऑप्शनल्स को पहले रिवाइज करने की कंडीशन में होंगे तो आप एग्जामिनेशन में या एग्जाम्स के दौरान आप उनको रिवाइज कर सकेंगे। तो अच्छा उसी मुनीब, जी जी जी, मैम। कैरी ऑन, कैरी ऑन। मैं कह रहा था कि उसी को माइंड में रखते हुए मैंने चीजों को लेकर चला था। अच्छा मुनीब, बहुत सारे लोग जब सीएसएस के लिए आते हैं तैयारी करने के लिए, तो वो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने सुना है कि सीएसएस की तैयारी करते हुए यू हैव टू शट योरसेल्फ इन वन रूम एंड यू डोंट मीट एनीबॉडी, यू सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज योर सोशल लाइफ। तो क्या ये आपकी लाइफ में अप्लाई हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि ऐसा करना पड़ता है सीएसएस के लिए, सिंस माशाल्लाह आप पुलिस सर्विस में आए, विच इज वन ऑफ द टॉप सर्विसेज इन पाकिस्तान? तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? मैम मुझे लगता है कि क्योंकि दैट इज अ मैराथन, मतलब कि ये एक लंबी दौड़ है। तो इसमें अगर आप अपनी सोशल लाइफ को कट कर रहे हैं, आप अपनी जो एक बैलेंस्ड सोशल लाइफ है या आपकी जो हेल्दी लाइफ है आप उसको लेकर नहीं चल रहे, तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। मैंने, अगर मैं ज़ाती तौर पे बात करूं, मैंने इस 3 साल में मल्टीपल टूर्स किए नॉर्दर्न एरियाज के। उसके साथ साथ मैंने डेली 1.5 से 2 घंटे में जिम को देता रहा हूँ। मैंने इसी टाइम के दौरान अपना 35 kg वेट लूज किया। तो वाह। मैं समझता हूँ कि ये चीजें साथ साथ आपके चलनी चाहिए। आप इसको एक रूटीन के तौर पे लेके चलेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, बजाय इसके कि इसको सर पे सवार कर लें, एक रूम में बैठ जाएं। मैं समझता हूँ कि फिर चीजें टफ हो जाती हैं आपके लिए। जो छोटे छोटे चैलेंजेस हैं उनके साथ टैकल करना मुश्किल हो जाता है। जब आप एक बैलेंस लाइफ लेके चल रहे होते हैं, आप फैमिली को टाइम दे रहे हैं और एक रीजनेबल टाइम आप अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, 3-4 महीने बाद आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, टूर्स पे जा रहे हैं, तो उससे आई बिलीव कि आपकी जो आउटपुट है, आपकी जो एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है। अच्छा। हाँ, एक एक चीज ये कि आप दिन में अगर 5-6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 5-6 घंटे बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ें, वो उससे बेहतर है कि आप 24 घंटे अपने आप को रूम में लॉक रखें, आप किसी से बात ना करें। तो उससे आप डी ट्रैक, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट और अपना जो एक एम है उससे आप हट जाते हैं, भटक जाते हैं। ठीक है, ठीक है। सो अच्छा मुनीब, ये बताइए ऑन अ लाइटर नोट कि अब आप पाकिस्तान में इतने एक रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, पुलिस सर्विस का, तो आपके क्या एम्बिशंस हैं पाकिस्तान के बारे में? और आप क्या समझते हैं कि आपके जैसे कि आपने शुरू में भी अपने मदर के बताया कि आप बड़ा पॉजिटिव तरीके से चलना चाहते हैं, तो आप किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं पुलिस सर्विस से रिलेटेड पाकिस्तान में? मैम अगर पुलिस सर्विस को देखा जाए तो पाकिस्तान में ये सबसे एक ऐसा इदारा है जिसका इमेज फिलहाल सबसे आप कह सकते हैं कि खराब है। क्योंकि लोगों का डेली बेसिस पे इंटरेक्शन होता है पुलिस के साथ, और पुलिसिंग में कुछ फ्लॉज हैं हमारे। मैं समझता हूँ कि उनको ग्रास रूट लेवल पे चेंज करने का या उनको रिफॉर्म करने का मेरा एजेंडा कुछ इस तरह का है कि इनको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। जो लोगों का पुलिस के साथ इंटरेक्शन है, या एटलीस्ट जो मेरे सबऑर्डिनेट पुलिस काम करेगी कभी फ्यूचर में जाके, तो मैं समझता हूँ कि उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और जनरल पब्लिक की सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दोनों को मैं समझता हूँ साथ साथ लेकर चलना चाहिए। ना ही आप पुलिस को जो है प्रेशराइज करें अनड्यू तौर पे, और ना ही आप पुलिस के हाथों जनरल पब्लिक को जो है वो सफर होने दें, या जैसा एक इमेज बना हुआ है मैं इसको बेहतर करने के लिए अपना जो इनपुट है वो वही देना चाहूंगा। ज्यादा मिशन मेरे नहीं है, बस बेसिक प्राइमरी एक यही है।
नहीं, वंडरफुल मुनीब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आप अभी इस तरीके से सोच रहे हैं, और इंशाल्लाह देखिए पाकिस्तान में अभी आपको पता है कि डिजिटल एजेंडा आ चुका है, और उसके बाद तो हमारे जो गवर्नेंस के सारे तरीकों में ट्रांसपेरेंसी वैसी आ जानी है ज्यादा। तो उसमें आपके जैसे जब यूथ होगे जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वी सी अ वंडरफुल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुनीब, मैम, इंशाल्लाह। it was a wonderful talk with you, and I have all my prayers for you, और ऑफिसर्स एकेडमी की थैंक यू तरफ मैम। से आपको हम बहुत मुबारकबाद भी देते हैं, हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से, थैंक यू सारे मैम। टीचर्स की तरफ से। लास्ट नोट पर मैं चाहूंगी कि आप कोई एक मैसेज दीजिए जो हमारे सुनने वाले हैं, जो कि फायदा उठाना चाहेंगे आपकी बात से, CSS एस्पिरेंट्स हैं, उनको आप कुछ कहना चाहें तो आप कहिए प्लीज। मैम मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अपने टारगेट्स छोटे रखें, स्मॉल स्टेप्स में आगे मूव करें और टारगेट्स को रियलिस्टिक रखें। ये ना करें कि आपने अगर एक दिन में पढ़ना है तो आप ये कहें कि मैं 5 चैप्टर पढ़ूंगा, नहीं। उससे क्या होगा कि आप वो 5 चैप्टर तो पढ़ नहीं पाएंगे, आपका नेक्स्ट डे का सारा स्केड्यूल भी खराब होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बेसिक चीज है। छोटे, रियलिस्टिक और जो अचीवेबल टारगेट्स हैं उनको लेकर स्मॉल स्टेप में चलें, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स ऑलवेज लीड टुवर्ड बिग डेस्टिनेशंस। मेरा ये मैसेज होगा मैम। Wonderful, Muneeb. Thank you very much. It was a थैंक यू मैम। great talk with you. इंशाल्लाह थैंक आप यू मैम। हमेशा सक्सेसफुल रहें लाइफ में। Thank you. इंशाल्लाह मैम।